आप सभी को नमस्कार। एमडीएम ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चरणजीत सिंह वेगनर के महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हमने वेगनर के महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत का इंट्रो और किस प्रकार से उत्पत्ति सिद्धांत की रूपरेखा के बारे में चर्चा की। मैंने बताया आपको कि इनका जो सिद्धांत है 1912 में आया। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के कारण इसके ऊपर विद्वानों का ध्यान नहीं गया, तो लगभग ये 1922 में प्रकाशित हुआ जर्मन भाषा में, जो काफ़ी ध्रुव या डिफिकल्ट लैंग्वेज मानी जाती है, सभी लोगों के समझ में नहीं आती। 1924 के अंदर ये इंग्लिश में प्रकाशित हुआ और इसको लोग इस पर थोड़ी चर्चा करने लगे। तो हमने सिद्धांत के बारे में, इसकी रूपरेखा के बारे में, किस प्रकार से इन्होंने दो बलों की बात की थी उस पर बात की थी। तो प्रथम जो बल था वेगनर के महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत, तो प्रथम बल जो था इन्होंने बताया कि इस प्रकार से पेंजिया का विभाजन हुआ, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल था, उसके साथ में एक प्लवनशीलता, एक बल इन्होंने ये भी माना। दूसरा मुख्य था ज्वारीय बल, जिसमें चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण जो बल था उस पे उन्होंने चर्चाएं की। अभी तक अपने पेंजिया का विभाजन अपने पढ़ा, तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है, किस प्रकार से पर्वतों की उत्पत्ति हुई। तो पर्वतों की उत्पत्ति या पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत के द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि जो महाद्वीप आपको दिखाई देते हैं, जिस प्रकार से ये अमेरिका का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इसके यहाँ उत्तरी अमेरिका में देखेंगे रोकीज पर्वत इसके पश्चिमी किनारे पर, दक्षिण में एंडीज पर्वत जो दिखाई देता है। तो ये जो बलित पर्वत बने हैं यहाँ भारत में, इस तरफ देखेंगे तो अल्पाइन पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय की बात करें, अपने एटलस पर्वत की बात करें, तो किस प्रकार से इन पर्वतों की उत्पत्ति हुई है ये समझाने का प्रयास किया है इन्होंने। तो इस सिद्धांत में इन्होंने बलित पर्वतों की उत्पत्ति बताई है, उस के ऊपर आप चर्चा करेंगे। तो साउथ अफ्रीका व नॉर्थ अमेरिका, उन्होंने बताया कि ज्वारीय बल के कारण ज्वारीय बल लगा, इसके कारण महाद्वीप के स्थल खंडों का जो गति हुई वो पश्चिम की तरफ हुई। तो इन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि जो पेंजिया है उसकी 3 परतें मानी है उन्होंने। पेंजिया की 3 परतें बताई थी उन्होंने। 3 परत हैं। नंबर 1 सियाल, नंबर 2 सीमा और नंबर 3
नीफे। तो पहले अपने सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, अपने बताया कि जो स्थलखंड भाग हैं, जो सियाल है जिससे सारी भूपट्टी बनी हुई है सभी, वो सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है। तो पर्वतों की उत्पत्ति में उन्होंने बताया कि ज्वारीय बल लगने के कारण जब स्थलखंड पश्चिम की ओर खिसक रहे थे तब उन पे ज्वारीय बल लगा, और ज्वारीय बल लगने के कारण सीमा जो परत है उसने सियाल पे एक ब्रेक का काम किया, और पश्चिम किनारों पे जो मलबा था वो पर्वतों के रूप में बदल गया, जिससे इन्होंने बताया कि उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। यह इन्होंने बताया। इसी तरह से आज बात करें, यूरोप और एशिया का भाग है, यूरेशिया, अफ्रीका, ये महाद्वीप है, प्रायद्वीप, भारत। तो ये जो भाग हैं, जब पेंजिया का विभंजन हुआ उस समय यहाँ पे भूमध्य रेखा, यहाँ पे भूमध्य रेखा जो आप वर्तमान में दिखाई देती है, तो यहाँ थी, यहाँ पे एक 33 सागर, जिन्होंने बताया कि गोंडवाना लैंड के पेंजिया के 2 भाग थे, पेंजिया के 2 भाग इन्होंने बताए हैं, बीच में 33 सागर, ये 33 सागर है, और ये अंगारा लैंड, ये लोरेशिया भी बोला इन्होंने, लोरेशिया, ये है गोंडवाना लैंड। तो ये 2, जब कार्बोनिक फेरस काल में विभंजन हुआ उस समय इन दोनों के बीच में एक 33 सागर भूसंति थी। गौबर महोदय बताते हैं, भूसंति एक लंबा, संकरा, उथला, जलपूर्ण गर्त होता है। तो नदियों के द्वारा यहाँ पे तलछट का जमाव हो गया। जब जुरेसिक काल के अंदर ये गोंडवाना लैंड टूटा, और गोंडवाना लैंड में मुख्यतः भाग कौन से हैं? अफ्रीका का भाग है, प्रायद्वीपीय पहाड़ है, दक्षिण अमेरिका का भाग है, ये भाग थे। ऑस्ट्रेलिया आ जाता है इसमें, ऑस्ट्रेलिया प्लेट आ जाती है। पर अपने बात कर रहे हैं अभी भूसंति जो 33 सागर के द्वारा पर्वतों का निर्माण हुआ है, उनमें मुख्य मेडागास्कर, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय पहाड़ जब ऊपर की ओर गए तब वहाँ पे 33 सागर की भूसंति के अंदर बलन पड़ गए, और उनमें बलन पड़ने के कारण टर्शियर काल की, किसमें? भूसंति में जब बलन पड़ते हैं तो टर्शियर काल की श्रेणी का निर्माण हो गया, जिसमें अनेक पर्वतों की उत्पत्ति हुई। उनमें हिमालय, यूरेशिया, एटलस, ये सभी बलित पर्वतों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसी प्रकार से उन्होंने एक और कारण बताया कि समुद्रीय चाप की उत्पत्ति, समुद्री चाप की उत्पत्ति। तो उन्होंने इसमें भी जब ज्वारीय बल लग रहा था तब महाद्वीप के भाग, कुछ स्थलखंड या कुछ प्लेटें गतिमान थी। उस समय इन महाद्वीपों के जो गति थी उसमें थोड़ी स्थिरता आ गई,
उस स्थिरता आने के कारण कुछ द्वीपों की उत्पत्ति हुई, कुछ द्वीपों की उत्पत्ति हो गई। उसमें मुख्यतः आप देख सकते हैं, जब ये स्थलखंड इधर पश्चिम की ओर गति कर रहे थे तो यहाँ पे आप देखेंगे सखालिन, कोराइल, जापान, फिलीपींस आदि द्वीपों का निर्माण हो गया। जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर गति कर रहे थे तब यहाँ पे जो वेस्ट इंडीज द्वीप में दिखाई देता है आपको, तो इस प्रकार से द्वीपों का निर्माण हो गया महाद्वीपों की गति में स्थिरता के कारण। तो अमेरिका जब पश्चिम में प्रभावित हुआ तो इसके आसपास अनेक द्वीप का निर्माण हो गया। तो उन्होंने ये बताया कि ज्वारीय बल के कारण विभिन्न प्रकार के पर्वतों की उत्पत्ति हुई और विभिन्न प्रकार के पर्वतों की उत्पत्ति हुई। अपने सिद्धांत के माध्यम से ये समझाने का उन्होंने प्रयास किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सिद्धांत के, वेगनर के जो सिद्धांत था उस सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण, पक्ष में प्रमाण। उन्होंने विश्व का भ्रमण किया, अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए अनेक तथ्य इकट्ठे किए, उन तथ्यों के द्वारा अपना सिद्धांत को पुष्ट किया। तो पहला है अटलांटिक तटों में साम्य स्थापना। अटलांटिक तटों में साम्य स्थापना, जिसे जिग्सा फिट भी कहते हैं। से जिग्सा फिट भी कहते हैं। तो मैं आपको मैप के द्वारा ये बताना चाह रहा हूं। उन्होंने बताया कि ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका है, ये आप देख सकते हो यूरोप, और ये एशिया, ये अफ्रीका है। ये दक्षिण अमेरिका में ये जो भाग है वो अटलांटिक महासागर का भाग है। इस तरह से एक एस आकृति में अटलांटिक महासागर है। इस महासागर का ये जो भाग है, तो ये भाग है पश्चिमी और ये भाग है पूर्वी। ये वाला भाग है पूर्व का और ये वाला भाग पश्चिम है। अगर अमेरिका की बात करें तो ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। ये अमेरिका का पूर्वी तट जब अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास में लाया जाता है तो ये जो ब्राजील का उभार दिख रहा है ये गिनी के खाड़ी में फिट बैठता है। ये जो ब्राजील का उभार आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्राजील का उभार जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका की गिनी की खाड़ी में फिट किया जा सकता है। ऐसा वेगनर ने अपने सिद्धांत को पलबित करने के लिए, पुष्ट करने के लिए ऐसा विचार दिया। इसी प्रकार से ये अफ्रीका का पश्चिमी भाग है, जैसा मैंने बताया। यहाँ जो ये खाड़ी, ये वाला भाग है, यहाँ पे इथोपिया और इरिट्रिया के जो भाग हैं वो पश्चिमी भारत व पश्चिमी पाकिस्तान से सटाए जा सकते हैं। यानी कि ये इरिट्रिया और इथोपिया का जो भाग है वो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान से सटाया जा सकता है। तो इसे जिग्सा फिट का नाम दिया।
तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्वतों का संरेखण। 2 नंबर जो भाग है पर्वतों का संरेखण। तो इसे भी मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने पर्वतों का संरेखण। तो अपने जो महाद्वीप आपको दिखाई देते हैं उस पे अनेक प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण भी अनेक युगों में अनेक प्रकार के बहुत समय में हुआ है, जिसे विभिन्न युगों में बांटा जा सकता है पर्वत श्रृंखलाओं को। तो जैसे बात करें अपने कैम्ब्रियन, फिर बात करें अपने कैलोडियन, फिर बात करते हैं अपने हर्सिनियन, और नवीन जो है वो है अल्पाइन। तो अनेक युग हुए, उनमें अनेक में पर्वत श्रृंखलाओं का अलग अलग निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे जो ये उत्तरी अमेरिका का भाग दिख रहा है, ये दक्षिण अमेरिका का, और ये इधर अपने अटलांटिक महासागर की मैं बात करूं तो ये इसका जो पार्ट है ये पश्चिमी तट है और वो पूर्वी तट है। तो उसकी अपने बात करें तो इन दोनों ये जो तट है यहाँ पे दिखाई देने वाली पर्वत श्रृंखलाएं और यहाँ पे दिखाई देने वाली जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं एक रेखा के रूप में मिलती हैं, उनका जो निर्माण हुआ है वो कैलोडियन काल, हर्सिनियन काल और अल्पाइन काल में हुआ है। तो इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो महाद्वीप हैं वो कार्बोनिफेरस युग के अंदर, कार्बोनिफेरस जो शुरुआती समय है उसमें ये आपस में जुड़े हुए थे। तभी इस प्रकार की पर्वतों की जो उत्पत्ति हुई है विभिन्न विभिन्न कालों में वो एक दूसरे स्थलखंड पे देखने को मिलती है। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि वे पर्वतों का संरेखण हुआ है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण का प्लेसर निक्षेप। इन्होंने बताया कि दक्षिण अमेरिका के जो ब्राजील है, दक्षिण अमेरिका का ब्राजील और अफ्रीका का घाना, यहाँ पर ऐसे नदियों के द्वारा बहाई गई जो रेत होती है उसके अंदर ऐसे बाहरी कण निक्षेपित हो जाते हैं। जैसे सोना प्लेसर निक्षेप के अंदर मैं बताऊं आपको, ये काफी भारी होते हैं। इसमें सोना, गोल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे एक उद्गम क्षेत्र है ब्राजील के अंदर, और ऐसे ही निक्षेप अफ्रीका के घाना में देखने को मिलते हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि ये जो स्थलखंड है वो आपस में कभी जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से अपने इनको समझ सकते हैं कि वेगनर ने अपना प्रमाण दिए कि भाग है वो जुड़े हुए थे।
उसके बाद में नेक्स्ट जिन्होंने प्रमाण दिया वो है लेमूर जंतु और जो भारत के यानी कि गोंडवाना जो लैंड था, भारत के मेडागास्कर, अफ्रीका, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन्होंने नवीन मुर्दार पर्वतों की उत्पत्ति भी समझाने का प्रयास किया अपने सिद्धांत के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोंडवाना जो लैंड है वो जुरेसिक काल के अंदर नवीन मुर्दार लेमूर जंतु का इन्होंने एक प्रूफ दिया, जो कहते हैं भारत और मेडागास्कर में इसके अवशेष मिले हैं, अफ्रीका में भी इसके अवशेष मिले हैं। तो ये बताते हैं कि ये स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। उसके बाद में अपने बात करें 4 नंबर की, तो नवीन मुर्दार पर्वतों की उत्पत्ति बताई इन्होंने। नवीन मुर्दार पर्वतों की उत्पत्ति, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जुरेसिक काल के अंदर गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया था और गोंडवाना लैंड टूटकर जब भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर था तो वहां पे टेथिस जो भूसंति थी उस पर दबाव पड़ा और बलन पड़ गए, और बलन पड़ने के कारण अनेक प्रकार के जो अल्पाइन क्रम की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं 5वां जो अपने देखें तो नेक्स्ट संरचनात्मक संरचना। संरचनात्मक सेलों की संरचना की जो अटलांटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर जो सेल्स रॉक्स मिलती हैं उनकी बनावट है वो लगभग एक जैसे समय में हुई है, एक जैसी दिखाई देती है। तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि ये भाग आपस में कभी जुड़े हुए थे। फिर स्तर विन्यास की स्तर विन्यास की समानता। स्तर विन्यास की समानता उन्होंने कहा कि अटलांटिक महासागर के जो तट हैं वहां पे जो चट्टानें पाई जाती हैं उनका जो निर्माण हुआ है निक्षेप या कह सकते हैं आप आंतरिक बलों के कारण, तो जो उनमें परतों का क्रम पाया जाता है उसमें चट्टानों में विभिन्न प्रकार की परतें मिलती हैं। जो चट्टानों का क्रम पाया जाता है उनमें समानता देखने को मिलती है। किसमें? चट्टानों के क्रम में समानता देखने को मिलती है। जो चट्टानों उनमें समानता देखने को मिलती है दोनों तटों की तरफ। तो इन्होंने बताया कि ये ऐसा प्रतीत होता है इनको कि ये स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। उसके बाद में इन्होंने बताया भू ज्यामितीय प्रमाण दिया, एक और प्रमाण दिया इन्होंने अपना। भू ज्यामितीय प्रमाण जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीनलैंड का भाग है। ये वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ये ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड। और अनेक अध्ययनों से ये पता चला है कि ये ग्रीनलैंड अभी भी पश्चिम की ओर खिसक रहा है। इससे ये पता लगता है कि ये जो वेगनर महोदय ने बताया कि स्थलखंड हैं वो स्थिर नहीं थे, गतिशील थे। एक अध्ययन के द्वारा पता चला कि ये प्रति वर्ष 20 सेंटीमीटर
की दर से पश्चिम की ओर पर ईयर खिसक रहा है, पश्चिम की ओर पर ईयर ये खिसक रहा है। पर नए अध्ययनों से पता चलता है कि अब इसका खिसकाव है जो 1930 के बाद देखने को नहीं मिला। किसका? ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड का खिसकाव है जो 1930 के बाद में देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट अपने जो अगला इसका जो प्रमाण है वो है जैविक स्वभाव वाले जंतु। भूगोलवेत्ता बताते हैं कि स्कैंडिनेवियाई जो कंट्रीज हैं, ये जो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये वाली जो कंट्रीज हैं स्कैंडिनेवियाई, यहाँ पे एक लेमिंग प्रकार का जंतु देखने को मिलता है। उसका स्वभाव ये है कि ये जंतु है जो पश्चिम की ओर भागता है। तो कार्बोनिफेरस काल के अंदर ये जो स्थलखंड है, वेगनर ने बताया कि आपस में जुड़े हुए थे, जिसका नाम था पेंजिया। तो ये एक स्थलखंड से दूसरी स्थलखंड की ओर गति करते रहते हैं। पर वर्तमान में इस समय ये स्थलखंड है वो अलग हो गए, बीच में अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया। ये स्कैंडिनेवियाई जो यहाँ पाए जाते हैं, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे के अंदर, ये जंतु लेमिंग प्रकार का है, अभी भी पश्चिम की ओर गति करता है और समुद्र में आके गिर जाता है। तो यानी कि इसमें जो जीन है या अपने पैतृक जो स्वभाव है वो अभी भी पाया जाता है और ये आके अटलांटिक महासागर में गिर जाता है। उसके बाद में उन्होंने पूरा जलवायु के कुछ प्रमाण दिए हैं वेगनर महोदय ने। तो ये तो लेमिंग जंतु, फिर पूरा जलवायु प्रमाण, पूरा जलवायु प्रमाण उन्होंने बताए हैं कि कार्बोनिफेरस युग के अंदर जो हिमानी के हिमानी निक्षेप के जो चिन्ह मिले हैं वो गोंडवाना लैंड में थे, और वो जो चिन्ह हैं वो नॉर्थ अमेरिका में भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा उन्होंने बताया, अफ्रीका में भी देखने को मिलते हैं और भारत में भी ये देखने को मिलते हैं, राजस्थान में भी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के उत्तरी दक्षिण अमेरिका में इस प्रकार के निक्षेप देखने को मिलते हैं। तो ये बताते हैं कि ये जो हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और कार्बोनिफेरस युग के अंदर ये जुड़ा हुआ था। इसलिए ये जो हिमानी के निक्षेप हैं और उस समय, और डरबन था जैसा मैंने आपको बताया, नेटाल अफ्रीका महाद्वीप का, वो उस समय दक्षिणी ध्रुव था। तो ये अवशेष हिमानी के देखने को मिलते हैं। तो ये बताते हैं कि आपस में ये भाग है जुड़े हुए थे। कुछ जैविक प्रमाण भी उन्होंने बताया है। उन्होंने जैविक प्रमाण बताए। मीजोसोर्स की बात करें, अपने मीजोसोर्स जंतु है, फर्न है, ग्लोसोपटोरस वनस्पति है, ग्लोसोपटोरिस वनस्पति। इसकी अगर बात करें, अपने जलीय सरीसृप हैं, ये सभी गोंडवाना लैंड के जो भाग हैं वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर बात करें गोंडवाना लैंड की का, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका का, ये मेडागास्कर, ये अमेरिका का भाग, ये प्रायद्वीपीय भाग, ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इस प्रकार के जैविक प्रमाण देखने को मिलते हैं जो आपस में अपने आप में थोड़ा समानता रखते हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने बताया कि जो कोयला है दिखाई देता है, कि उन्होंने बताया कि उस समय
जो भूमध्य रेखा है वो टेथिस सागर से निकला करती थी। तो ये कोयला के जो अवशेष देखने को मिलते हैं वो यूरेशिया में भी देखने को मिलते हैं, इसी प्रकार का कोयला। तो ये बताते हैं कि ये स्थलखंड भाग हैं वो गतिमान रहे। उसके बाद में अपने बात करते हैं सिद्धांत के पक्ष में कुछ जो प्रमाण थे, एक एक करके अपने बात की। सबसे पहले अपने जिग्सा फिट की बात की, उसके बाद में अपने अमेरिका प्रभावित हुआ, द्वीपों का निर्माण किस प्रकार से हुआ उनकी बात की, अपने पर्वतों का संरेखण की बात की, उसके अंदर पक्ष में प्रमाण में। नेक्स्ट प्लेसर निक्षेप, लेमर जंतु, पूरा जलवायु, जैविक प्रमाण, संरचनात्मक स्तर विन्यास, कुछ भू ज्यामितीय के प्रमाण लिए। अब बात करते हैं अपने वेगनर के जो सिद्धांत की आलोचना। तो कुछ भूगोलवेताओं ने अध्ययन किया और बताया अपने शोध के द्वारा कि आज ये जो भार दिखाई दे रहा है ब्राजील का, ये गिनी की खाड़ी में जब सटाया जा सकता है तो कुछ इसका भाग सेट बैठता है। लगभग 15 डिग्री जो कोण बनता है, 15 डिग्री कोण का अभी भी अंतर रह जाता है। तो पूरी तरह से ये सेट नहीं बैठता। फिर यहाँ पे वर्तमान में देखें कि ये जो भाग है दिखाई दे रहा है आपको अटलांटिक महासागर, यहाँ पे एक कटक दिखाई देता है। ये कटक उस समय कहाँ था? यहाँ ये जो समुद्री भाग तो था नहीं, जब अलग हुआ तो इसको अगर मिलाएं तो बीच में कटक आए। किस प्रकार से उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप आपस में मिल सकते हैं? तो ये बाधक के रूप में है। कुछ आंशिक समानता की बात की कि कुछ समानताएं मिलती हैं, जिसमें भूगर्भिक समानता की अपने बात कर चुके हैं पहले। गोंडवाना लैंड के काफी हिस्से हैं, उसके अंदर हिमानी निक्षेप की अगर बात की अपने, और कुछ चट्टानें हैं जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इधर यूरोप, इधर अफ्रीका की चट्टानों में कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। दूसरी आलोचना उन्होंने, जो कि मुख्यतः आलोचना थी भूगणितीय जो बल माना उन्होंने चंद्रमा और सूर्य को, स्थलखंड को खिसकाने के लिए, उन्होंने बताया कि बल जो वर्तमान में बल है उस बल का 10 अरब गुना अगर अब अधिक हो, अगर मान लिया जाए कि 10 अरब गुना अगर आकर्षण बल अधिक हो तो ही पृथ्वी है जो गति पश्चिम की ओर कर सकती है। अगर ऐसा हो भी जाए तो पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है, परिभ्रमण का वो अपनी अक्ष पे घूमती है, परिभ्रमण करती है, उसकी गति के अंदर उसका परिवहन जो गति होगी वो प्रभावित हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद में कुछ पूरा जलवायु के जो प्रमाण आलोचना में उन्होंने बताए। पहले अपने स्टीरियस महोदय नाम के एक भूगोलवेता थे, उन्होंने बताया कि जो निक्षेप हिमानी के दिखाई देते हैं, क्योंकि उस समय जो दक्षिणी ध्रुव था वो नेटाल के आसपास था, उस प्रकार के निक्षेप यूएसए के बोस्टन क्षेत्र में भी दिखाई देते हैं। उसके बाद में अगर बात करें अपने टिल लाइट की, टिल लाइट, पहले तो मैं आपको बता दूं ये टिल लाइट होता क्या है। ये हिमानी क्षेत्रों के अंदर जब हिमानी पिघल के नीचे की ओर आती हैं तो उनके साथ में मलबा निक्षेपित हो जाता है और परतों के रूप में जम जाता है। उन्हें हिमानी निक्षेप या टिल लाइट भी कहते हैं। तो ये हिमयुगन के निक्षेप हैं, जो मैंने अभी बताया कि उन्होंने बताया था कि गोंडवाना लैंड
का भाग में देखने को मिलते हैं। ये टिल लाइट के अवशेष हैं वो यूएसए में भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से अपने सिद्धांत को उन्होंने अच्छी तरह से इधर पूरे विश्व का अध्ययन करके और बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी है वो गतिशील है, और आगे अनेक प्रकार के और शोध हुए तो ये माना भी कि पृथ्वी की जो धड़ प्लेटें हैं, कुछ प्लेटें हैं वो गतिशील हैं, अभी भी गतिशील हैं। और वर्तमान में सर्वाधिक जो मान्य सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इस आगे चल के अपने नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें अपने अध्ययन करेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए MDN ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।